पहलगाम की हवाओं में एक नरमी थी, पर उस नरमी के पीछे छुपी थी एक ठंडी सांस जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। टूरिस्ट अभी भी अपने कैमरे से तस्वीरें खींच रहे थे। कुछ लोकल शॉप से सामान ले रहे थे, तो कुछ चाय की टपरी पर बैठकर कश्मीर की ठंडी हवा में चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे। किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में ये सब तस्वीरें खून से रंग जाएंगी। जिनके साथ ये सब होने वाला था, वो लोग आम थे, ना कि किसी आर्मी बेस में थे, ना किसी पॉलिटिकल फिगर के करीब थे। वो सिर्फ छुट्टी मनाने आए थे, कुछ यादें बनाने आए थे, और कुछ शायद हनीमून के लिए आए थे, या कुछ दोस्त अपने कॉलेज रीयूनियन पर आए थे। सबके अपने अपने सपने थे, अपनी लाइफ। लेकिन जब नफ़रत अपना चेहरा दिखाती है, तब वो किसी की ज़िंदगी नहीं देखती, ना उम्र, ना मज़हब, ना सपने। और इस अटैक में शायद मज़हब देखा गया था, क्योंकि टेररिस्ट मारने से पहले पूछ रहे थे, क्या तुम हिंदू हो? पहलगाम के आसपास के जंगल घने हैं, और वो जंगल उस दिन मौत के फुटस्टेप छुपा रहे थे। 3 आदमी लोकल कपड़ों में, चेहरा पार्शली ढका हुआ। इन्होंने शहर में घुसने से पहले हर रास्ते मैप किए थे। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये प्लानिंग थी। इंटेलिजेंस लूपहोल का फ़ायदा उठाया गया था। एक आईके सिग्नल टावर की लोकेशन देखी गई थी, सर्विलियंस ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। और फिर उस दिन सुबह वो जंगल से निकलकर एक नैरो ट्रेल के ज़रिए शहर के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई रोड ब्लॉक नहीं था। ये लोग ट्रेंड थे, कोल्ड ब्लडेड। इनके दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, नफ़रत, हिंदुओं के प्रति नफ़रत। 2 घंटे तक वो लोग एक हिल टॉप के नीचे का व्यू ऑब्जर्व कर रहे थे। टूरिस्ट वैन, होटल्स, और मोस्टली इम्पोर्टेंटली वो पॉइंट जहाँ कुछ ट्रैवलर ट्रैकिंग के लिए रेडी हो रहे थे, वो एक सॉफ्ट टारगेट था। ना ही कोई हैवी सिक्योरिटी, सिर्फ कुछ लोकल गाइड्स और एक टूरिस्ट हेल्प डेस्क। और उन्हीं में छुपी थी वो फैमिली, एक कपल जिन्होंने नई शादी की थी, एक दोस्तों का ग्रुप जो सेल्फी ले रहे थे, और कुछ फॉरेनर जो कश्मीर की सुंदरता देखने आए थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन कुछ ही पल दूर था। शायद कुछ लोगों ने उन लोगों को देखा होगा। उनके जैकेट्स में कुछ अलग सा था, शायद उन आंखों में कोई ठंडक, कोई इमोशंस, कोई स्पार्क था। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कश्मीर में लोग इतने कॉन्फ्लिक्ट के आदत में जीने लगे हैं कि उन्हें हर चेहरा नॉर्मल लगता है। और फिर एक शार्प मेटालिक साउंड, एक फ्लैश, और दुनिया उलट पुलट हो गई। एक ग्रेनेड फेंका गया था, एक लाउड ब्लास्ट साउंड, और उसके बाद कन्फ्यूज़न का समुंदर। लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि शूटर कौन सी डायरेक्शन से शूट कर रहे हैं। ये छोटा सा एरिया एकदम वॉर फील्ड की तरह दिखने लगा था। जिन्होंने अटैक सरवाइव किया, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, हमें लगा था ये दी एंड होगा। ये अटैक कोई पहली बार नहीं था, ना ही ये कश्मीर में आखिरी बार होने वाला है। हर बार एक ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कुछ दिनों तक न्यूज़ चैनल गर्म होते हैं, डिबेट्स होती हैं, और फिर सब कुछ नॉर्मल। पर ये नॉर्मल उनके लिए नहीं होता जिन्होंने अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वालों को खोया है। जब तक हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी गैप्स नहीं भरते, तब तक हम इंटेलिजेंस शेयरिंग को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते। तब तक ही साइकिल चलता रहेगा, और हर बार कोई इनोसेंट मरेगा, एक नया सपना उस मिट्टी के अंदर मिलेगा। पहलगाम के रोड पे उस दिन टूरिस्ट बसेस नहीं चल रही थी, उस दिन चल रहा था एम्बुलेंस का काफिला। जो कभी किसी को सेफ फील करवाती थी, अब वो एक औरत के कान फाड़ रही थी, जिनका पति अब बोल नहीं सकता। एक माँ अपने बेटे के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उनके आंसू उसकी गोद में पड़ी लाश को जगा नहीं सकते थे। वो मोमेंट जब किसी की ज़िंदगी से सब कुछ छीन लिया जाता है, उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, सिर्फ एक
घूंट बन के अटक जाता है गले में। पहलगाम की वो खूबसूरत वादियाँ उस दिन सिर्फ खून से लाल थीं। वो जगह जगह लाश पड़ी थी और जो लोग वहाँ पर शांति ढूंढने आए थे, अब वो शायद पूरी ज़िंदगी भर शांति ना ढूंढ पाए। वहाँ उस दिन सिर्फ चीखों का एको सुनाई दे रहा था। वो अटैक तो सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन उसका असर सालों तक चलने वाला था। अटैकर्स ने पहले ग्रेनेड से भीड़ को भटकाया, उसके बाद AK-47 फायर किया, जिसके कारण उनको समझ नहीं आ रहा था कि फायरिंग हो कहाँ से रही है। वो लोग ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए थे और उनका एम था एकदम भीड़ के ऊपर। वो किसी स्पेसिफिक इंसान को मार रहे थे, हिंदूज। और फिर जब उन्होंने अपना काम पूरा किया तो वो वापस जंगल में उतर गए, वैसे ही जैसे आए थे, बिना कोई ट्रेस छोड़े, ना CCTV फुटेज, ना फुटप्रिंट्स, जैसे मौत को हवा में घुला दिया गया हो। हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड में हर बेड पर एक कहानी थी। किसी ने अपने बच्चे के सामने जान दे दी थी, किसी की नई नई शादी थी, दुल्हन अपने पति के नाम का सिंदूर लिए ICU के बाहर बैठी थी। डॉक्टर्स का काम मैकेनिकल होता है, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। CM ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई, PMO से ऑर्डर आए, TV एंकर्स ने हैशटैग बनाए, #पालगाम अटैक, #नेवर अगेन। लेकिन बड़ा सवाल था, ये सब हुआ कैसे? ये लोग अंदर कैसे घुसे? कौन थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया? ये ऐसे अटैक सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने से तो नहीं होते, इनके लिए इंटरनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों को पहचान नहीं लेते, तब तक ये जंग जीतनी मुश्किल है। ये वक्त सिर्फ गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है सिस्टम को झटका देने का। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक दूसरे के साथ सीमलेसली कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ड्रोन सर्विलेंस को अपग्रेड करना चाहिए, लोकल विलेजर्स के साथ एक ट्रस्ट मॉडल बनाना चाहिए, और हर बॉर्डर जो भी विलेजेस बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे बायोमेट्रिक एंट्री का एक सिस्टम बैठाना चाहिए। किसी भी टेरर अटैक के पीछे सिर्फ प्लानिंग नहीं होती है एक पूरी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। पहलगाम अटैक के अटैकर्स के हाथों में सिर्फ वेपन नहीं थे, उनकी नसों में एक आइडियोलॉजी थी, एक आइडियोलॉजी जो हिंदुओं को ख़त्म करना चाहती है, एक आइडियोलॉजी जो नफ़रत को बढ़ावा देती है, एक आइडियोलॉजी जो उनको इंसान से एक हैवान में बदल देती है। ये लोग ट्रेनिंग कैंप्स में सिर्फ AK चलाना नहीं सीखते, वहाँ वो सीखते हैं नफ़रत। वहाँ पहले उनका दिमाग तोड़ा जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें दिखाई जाती है एक ऑल्टरनेट रियलिटी जहाँ हिंदू और हिंदुस्तान उनके दुश्मन हैं और हर हिंदू उनका टारगेट है। उनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका बचपन एक ट्रॉमा से भरा हुआ होता है और उनके दिल में एक बेसलेस हेट्रेड भर दी जाती है, और फिर उन्हें बनाया जाता है एक ह्यूमन बॉम्ब। इन्वेस्टिगेशंस ने रिवील किया है कि अटैकर्स ने जंगलों के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन किया था। साउथ कश्मीर के डेंस फॉरेस्ट बेल्ट, जहां सैटेलाइट भी एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पाते, उनसे गुजरते हुए ये ग्रुप पहलगाम के आउटस्कर्ट तक पहुंचा। वहाँ उनका लोकल लॉजिस्टिक हैंडलर उनके लिए ऑलरेडी वेपन्स प्रेजेंट करके रखा हुआ था। घर के एक शॉपकीपर था, देखने में एक आम कश्मीरी, लेकिन उसके स्टोर्स के नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट था जहाँ राशन रखा होना चाहिए, लेकिन वहाँ थे आर्म्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये दिखाता है कि कितनी पेनफुल रियलिटी है कश्मीर की, कि वहाँ का लोकल्स ही सपोर्ट करते हैं ऐसे टेररिस्ट को। कभी कभी दुश्मन वर्दी में नहीं होता, वो हमारे साथ ही चाय पीते हैं। टेररिस्ट ने टाइमिंग भी कैलकुलेट कर ली थी। शाम का वक्त जब टूरिस्ट बसेस रिटर्न कर रही थी, लोकल साइट सीइंग सिक्योरिटी रिलैक्स थी, लोग थके हुए थे और रोड रिलेटिवली एम्प्टी थी।
उनके लिए ये परफेक्ट विंडो थी। सबसे पहले ग्रेनेड, उसके बाद कंटिन्यूसली फायरिंग, फिर रैपिड फायर, शॉर्ट बर्स्ट, और उनका पूरा फोकस था कि कोई हिंदू ना बच पाए। अटैकर्स ने सिर्फ सिविलियन व्हीकल्स पे फायर नहीं किया था, उन्होंने लोकल पुलिस जीप पे भी एम किया था। उन्होंने 4 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ किया और फिर सेम रूट से वापस चले गए। ये अटैक इतना प्लान्ड और इतना कैलकुलेटेड अटैक था कि इसकी प्लानिंग कम से कम 1-1.5 साल से तो हो रही होगी। जब हम कश्मीर को देखते हैं, हम सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इशू नहीं देखते हैं, हम ह्यूमैनिटी और हेट्रेड के बीच की लड़ाई देख रहे होते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं जीती जा सकती। इसके लिए हर सिटीज़न को अलर्ट होना पड़ेगा। हर विलेज के अंदर एक इंफॉर्मेटिव यूथ होना ज़रूरी है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो टीनेज लोगों को इंजीनियर बना सके, ना कि एक ह्यूमन बॉम्ब। एक AK-47 की कीमत होती है 70,000, एक ग्रेनेड आता है 5,000 का, और एक ट्रेन जिहादी की सैलरी होती है 25,000 रुपये महीना। ये अटैक सिर्फ हेट ड्रिवन नहीं था, ये एक पूरा फाइनेंशियल ऑपरेशन था। हर बुलेट के पीछे पैसा था, हर प्लानिंग के पीछे फंडिंग थी, और हर फंडिंग के पीछे एक बॉर्डर था, पाकिस्तान। ये टेरर मशीन सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं चलती, ये चलती है हवाला नेटवर्क से, ब्लैक मनी से, और वो NGOs जो इंसानियत के नाम पर नफरत बेचते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना है कि अटैक के लिए फंडिंग रावलपिंडी से फ्लो हुई थी, मल्टीपल लेयर के थ्रू, जिसके बाद उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। जब तक हम इन फाइनेंशियल वेन्स को काट नहीं देते, तब तक ये बॉडी ऑफ टेरर फिर से ज़िंदा हो जाएंगी, और हर बार ये लोग एक नया एजेंडा, एक नया गोल लेके भारत को झुकाना चाहेंगे। पहलगाम की लोकल इकॉनमी जो टूरिज़्म पे ही डिपेंड करती है, वो एकदम कोलैप्स हो गई। 2 दिन के अंदर 80% से भी ज़्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई। होटल्स वालों के चेहरे पे सिर्फ निराशा और स्ट्रेस था। उनका गुस्सा ठीक था, लेकिन उनकी मजबूरी और भी गहरी थी। एक ऑटो ड्राइवर जो रोज़ 800 रुपये कमाता है, उस दिन सिर्फ 100 रुपये लेकर घर गया, और उसका बेटा जो आर्मी में जाना चाहता था, उसने बोला मैं कश्मीर छोड़ दूँगा। दिस इज़ हाउ टेरर वर्क्स। सिर्फ लोग नहीं मरते, लोगों के सपने भी मरते हैं। हर सक्सेसफुल टेरर अटैक एक साइलेंट फेलियर होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। कश्मीर जैसे सेंसिटिव जोन में, जहां हर मूवमेंट मॉनिटर किया जाना होता है, वहां भी अगर एक फुली आर्म्ड ग्रुप पीसफुली अंदर घुस के लोगों को मार जाता है, तो ये कैसी सिक्योरिटी है मेरे भाई। पहलगाम अटैक के 6 दिन पहले एक अनोनिमस टिप मिली थी, जहां कुछ लोकल गाइड सडनली गायब हो गए थे, लेकिन टिप वेरीफाई होने से पहले ही फाइल टेबल के अंदर खिसका दी गई, क्योंकि वो एक लो रिस्क फाइल थी, क्योंकि लोगों का गायब हो जाना वहाँ शायद आम होगा। इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स पेपर पर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फील्ड में ब्लैंक। ये वक्त वही था जब टेररिस्ट उन जंगलों के थ्रू घुस रहे थे, ड्रोन्स ग्राउंड पे थे, पेट्रोल टीम एक दूसरी लोकेशन पे थी। इसका मतलब क्लियर था, डेटा था लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं थी। भारत के पास वेस्ट सर्विलेंस टेक है, लेकिन जब तक ह्यूमन इंस्टिंक्ट और अर्जेंसी नहीं होती, तब तक वो सिर्फ मशीनरी है। हर टेरर अटैक के पीछे एक लोकल इकोसिस्टम होता है, जहां अटैकर्स को शेल्टर मिलता है, राशन मिलता है, और सबसे खास उनको छुपाया जाता है और उनको पैसा दिया जाता है। पहलगाम में भी एक टी स्टॉल ओनर ने अटैकर्स को 3 दिन तक रोका। सुबह उनके लिए नमाज का टाइम, दोपहर में उनका रेकी रूट, और रात में सेफली हाउस वापस पहुंच जाना। उसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके घर के नीचे ऑलरेडी फैमिली के थ्रेट कॉल्स आ चुकी थी। अगर बताया तो सबके गले काट दिए जाएंगे। ये नक्सल सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा मॉडल है, जिसे हर बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जब तक लोकल लोग पुलिस के साथ नहीं मिलके
तब तक एक परफेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं बना लेते, तब तक इसको जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल है। अटैक के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नेतागिरी पीक पर थी। एक तरफ से आया, हम इस अटैक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ से बोला गया ये गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस का फेलियर है। और तीसरी तरफ से हैशटैग्स आए, हैशटैग जस्टिस फॉर पहलगाम, हैशटैग कश्मीर ब्लीड्स। लेकिन ग्राउंड पे क्या था? ग्राउंड पे जवान अपने खून बहा रहे थे उन जंगलों में, उन टेररिस्ट को ढूंढ रहे थे। लोकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बिना रुके ऑपरेट कर रहे थे। एक माँ जिसका परिवार बस में था, उसने एक एम्बुलेंस के अंदर 3 लाश संभाली, एक पति, एक बेटा और एक बेटी। इससे ज़्यादा दर्दनाक रियलिटी क्या होगी? ये वो ग्राउंड रियलिटी है जहाँ पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ इंसानियत और ईमानदारी का काम होता है। हर टेररिस्ट का एक एजेंडा होता है, डर फैलाओ, भरोसा तोड़ दो, लोगों को डिवाइड कर दो, हिंदुओं को ख़त्म कर दो, हिंदुस्तान को तोड़ दो। लेकिन सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है यूनिटी। अगर पहलगाम ने दिखा दिया कि लोग अब भी एक साथ खड़े हो सकते हैं। एक हिंदू पंडित जिनका एक होटल में डैमेज हुआ था, उसने एक इंजर्ड मुस्लिम टूरिस्ट को अपने घर के लिए मेडिकल दिया, उसको फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करी। एक सिख ड्राइवर जो अपनी टैक्सी छोड़कर इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने लगा, और एक कश्मीरी मुस्लिम जो अपने कैमरे के सामने सिर्फ एक लाइन बोल रहा था, इन टेररिस्ट को हमारे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। क्या ये सच है? क्या आपको भी लगता है कि टेररिस्ट का इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं? नॉट एवरी मुस्लिम बट एवरी टाइम ए मुस्लिम। और इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि टेररिज्म का भी एक रिलीजन होता है। अटैक के 48 घंटों बाद ही इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 लॉन्च किया। घने जंगलों में वो लोग घुस गए, एरियल सर्वेलेंस शुरू हुई, स्निफर डॉग्स, नाइट में नाइट विजन गियर और सैटेलाइट मैपिंग सब कुछ एक्टिवेट हो गया। बॉर्डर के 3 किलोमीटर एरिया में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया, और एक दूसरी साइड से साइलेंट एंट्री होती है स्पेशल फोर्सेस की। ये वो लोग होते हैं जो नाम नहीं बताते लेकिन काम पूरा करते हैं। उनका ब्रीफ सिंपल था, नो कैप्चर ओनली एलिमिनेशन। दोपहर तक एक टेररिस्ट की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया था, और दूसरे की खोज उन जंगलों में अब भी जारी है। ये ऑपरेशन एक मैसेज था, भारत बोलता नहीं, भारत छोड़ता नहीं। पहलगाम अटैक ने सिर्फ एक शहर नहीं, एक देश का कॉन्फिडेंस हिला दिया। लेकिन ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि एनिमीज़ कन्वेंशनल वॉर नहीं, माइंड वॉर खेल रहे हैं, और हर नए अटैक से एक नई स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं। और इस अटैक में उन लोगों ने हर उस टूरिस्ट से पूछा उनका रिलीजन, क्या भाई तुम हिंदू हो, क्या तुम मुसलमान हो? अगर तुम हिंदू हो तो तुमको मरना पड़ेगा। ये सब क्या दिखाता है? ये एक डिवाइड करने का तरीका ही तो है, जिससे कि हिंदुओं के मन में भी मुसलमानों के प्रति उतना ही नफ़रत, उतनी ही हेट्रेड हो जितनी उनके मन में है। और इस अटैक ने एक और चीज़ एक्सपोज कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, अंदर से भी हमें खतरा है। इंटेलिजेंस गैप, डिलेड रिस्पॉन्स और लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स, ये सब एक इंटरनल बाउंड ही तो हैं। हर टेरर प्लान के पीछे होता है एक इंसाइडर, एक इन्फॉर्मेंट और एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, या एक सिंपल साइलेंट सिंपैथाइजर। और जब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, तब तक हम बॉर्डर सिक्योर कैसे कर पाएंगे? कश्मीर सिर्फ जोग्राफिकल कंसर्न नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है, और इस बैटलफील्ड में हर घर एक सोल्जर है। अप्रैल का ये महीना कैलेंडर में तो छोटा लगता है, लेकिन यादों में बहुत बड़ा। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए ये अटैक सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म था जिसमें सिर्फ खून नहीं बल्कि भरोसा भी बह गया। वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को मार पीट कर उनके घर से निकाल कर उनको भगा देना, फिर उसके बाद पहले लोगों को उनको रिलीजन पूछ के हिंदुओं को चुन चुन कर मारना, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सब सिर्फ एक तरफ इशारा करते हैं? ये सिर्फ एक चीज़ बताना चाहते हैं
कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम मारे जाओगे। मेरा इस केस पर पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक उन टेररिस्ट को वहाँ के लोकल्स का सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो ये सब कैसे कर लेंगे। कोई इतना बड़ा ग्रुप इतनी लेकर कैसे घुस जाएगा अंदर। जब तक उनको लोकल्स सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये सब पॉसिबल कैसे है। उन्होंने कल का तो खाना कहीं ना कहीं खाया होगा, लोगों को पता तो होगा कि ये आस पड़ोस के हैं कि नहीं। दिखने में तो वो कश्मीरी जैसे होंगे, या फिर वो कश्मीरी ही तो नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो टेररिस्ट पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डजंट मेक सेंस। हो सकता है कि वो लोग कश्मीरी हों, कश्मीर के अंदर ही ऐसे टेररिस्ट पनप रहे हों। आप टॉप 10 बड़े टेररिस्ट उठा लो, वो कश्मीरी वॉर नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उनके दिल के अंदर इतनी हेट भर दी जाती है कि वो एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद वो ऐसे ही अटैक करते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको थोड़ा भी कंसर्न हो इस देश के प्रति, हिंदूज़ के प्रति, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।